ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा सभी मिल कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे हैं। जो मिल में काम कर रहे थे साथ नहीं दे रहे थे बाकी के कर्मचारियों का, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, उनका साथ नहीं दे रहे थे। आज वो भी बाबा की कृपा से धरने में शामिल हो गए कि जब तक हमारे मिल मजदूरों को, बाकियों को वापस नौकरी पर नहीं लिया जाएगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। उधर कुलकर्णी और बलवंत को पुलिस वालों ने नजरबंद कर दिया था उनके घर में कि जी तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब सूरज को पता चला कि जी कुलकर्णी बलवंत घर से बाहर नहीं निकल रहे। उसने चट्टोपाध्याय को पकड़ा जो कि उन्हें खबर देने के लिए जा रहा था कि कोई भी मिल का कर्मचारी आज से काम पर नहीं जाएगा। जो जा रहे थे उन्होंने भी धरने वालों का साथ देना चालू कर दिया। उसको सूरज ने पकड़ लिया, उसे जान से मारने की धमकी दी कि जाके कहे कि मजदूर आज मिल में आग लगा देंगे अगर तुमने उनकी मांगे नहीं मानी। भाई इतनी सुननी थी कि पुलिस वालों को नजरअंदाज करके बलवंत और कुलकर्णी आगे आगे और पुलिस वाले उनके पीछे पीछे पहुंच गए। जहां धरना प्रदर्शन चल रहा था, जाके बलवंत जी ने घोषणा की कि भाई हमारी गलती थी, हमने बाकी के मजदूरों को निकाल दिया था, हम सभी को वापस ले रहे हैं, इसलिए आज से सभी लोग व्यवस्थित काम करो। उधर सूरज का भाई दौड़ में दौड़ने के लिए भागता हुआ शिरडी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर जहां प्रतियोगियों का चयन होना था वहां पहुंच गया। गिरता पड़ता भागता हुआ पहुंच गया। टाइम ओवर हो गया इसलिए उसको भगा दिया गया। इतने में ही एक बुजुर्ग जो कि गेम्स के चयन करता थे, उन्होंने विशाल का साथ दिया और उसको दौड़ने के लिए चयनित करा दिया गया। इधर बलवंत और कुलकर्णी सूरज की मां को घर से साथ ले आए कि तासे कि हम पे कोई हमला ना करे। इन सब की बातें सुनने के बाद भी सूरज कहने लगा कि जरूर इनकी इसमें कोई चाल है, मैं इन्हें आज किस्सा ही खत्म करे दे रहा हूँ। छीना झपटी में, रिवॉल्वर हाथ में, गोली चल गई। गोली उसकी माँ के हाथ को छूते हुए निकल गई। जो पुलिस वाले कुलकर्णी और बलवंत के पीछे आए थे उन्होंने सूरज को पकड़ लिया और कुलकर्णी और बलवंत दोनों पुलिस वालों पे प्रेशर देने लगे, गोली क्यों नहीं मारते, तुम्हें गोली मारने के आदेश। पुलिस वाला इंस्पेक्टर जो गोली चलाया इससे पहले कदम पड़े वहां चांदोलकर जी के। चांदोलकर जी को बुला कर लाया चंदू, जो कि बाबा के कहने पे, बाबा के समझाने पे, उसने बाबा से पूछे बिना चांदोलकर जी के पास चला गया और उनको वहां की पूरी गांव की बात बताई। चांदोलकर जी ने बलवंत से भी ऊंचे अधिकारियों से संपर्क स्थापित किए और उन्हें साथ लेकर शिरडी आ गए। सबसे पहले तो उन अधिकारियों ने, चांदोलकर जी ने पुलिस वाले को रोका कि तुम गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? हमें गोली मारने के आदेश है। पुलिस वाला, वो मुझे समझाओगे आदेश? अरे जो बंदा तुम्हारी पकड़ में है, तुम्हारे आदमियों ने उसे पकड़ रखा, फिर तुम गोली कैसे मार सकते हो? अदालत में न्याय होगा, जो सजा अदालत देगी, तुम गोली कैसे मार सकते हो उसको? खैर जी, गोली मारने का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया।
अब बलवंत चांदोलकर से भिड़े कि चांदोलकर जी यहां तुम्हारी नहीं चलने की, कि हमें हमारा काम करने दो मिल का। चांदोलकर कहने लगे कि भाई मुझे पता था बलवंत जी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए तुम्हारे से भी ऊंचे अधिकारी आ रखे हैं। आइए सर आइए। अधिकारी आ गए जी, जिन्हें चांदोलकर जी लेकर आए थे। उन्होंने जो था, अधिकारियों ने बलवंत और कुलकर्णी की क्लास लगा दी कि बलवंत और कुलकर्णी तुम दोनों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। यहां हमने मील इसलिए लगाई थी कि गांव वालों को रोजगार मिले और मील तरक्की करे, लेकिन हमें दिखाई दिया कि तुम तो दोनों ही भ्रष्ट आदमी हो। आज ये पहला और आखिरी मौका है तुम्हारा। आज के बाद तुम्हारी अगर कोई शिकायत आई तो ये समझ लो कुलकर्णी तुम्हारी तो जाएगी मुखियागिरी, और बलवंत तुम्हारी नौकरी जाएगी, और साथ साथ जेल भी हो सकती है दोनों को। इसलिए आज के बाद तुम्हारी किसी भी तरह की शिकायत ना आ जाए, और जिन मजदूरों को तुमने नौकरी से निकाला था उन्हें तुरंत वापस लो। बलवंत तुरंत बोला वो तो हमने पहले ही आदेश पारित कर दिया। नहीं, आदेश पारित करने से बात नहीं बनेगी। अंग्रेज अधिकारी कहने लगे जो पैसा तुमने इनका काटा था वेतन में से, अपनी उल्टी सीधी डिमांड मनवाकर, वो पैसा भी तुम्हें इन्हें वापस देना होगा। अब सारे गांव वाले कि चांदोलकर साहब आप कैसे पहुंचे। चांदोलकर साहब कहने लगे मुझे चंदू बुला कर लाया। चंदू अपनी सफाई देने लगा कि साईं आपने मुझे कहा था कि सारे काम मैं ही करता रहूंगा, खिचड़ी अब मैं तुम्हें खिचड़ी नहीं दूंगा, कुछ हाथ पैर अपने भी मारो। तो वो मेरी समझ में एक आया, चांदोलकर साहब के पास चलता हूँ और उनको यहाँ की घटना बताता हूँ। तो इस तरह से सभी गांव वालों को वापस ले लिया गया। सूरज को न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया गया। चांदोलकर जी ने वादा किया सूरज से कि सूरज जितनी कम से कम हो सकेगी वो सजा तुम्हें मिलेगी, इसके लिए मैं खुद सिफारिश करूंगा। इतनी देर में गेम्स का टीचर और सूरज का छोटा भाई वो पहुंच गए। उसका चयन हो गया और यहाँ तक कि बोल दिया गया कि इसके कोच के रूप में अपनी सजा से निपट जाओ, तुम्हारी नौकरी पक्की। इसके कोच के रूप में, अपने छोटे भाई के कोच के रूप में तुम्हें नौकरी मिलती है। इसे नेशनल खेलने के लिए फौरन भेजा जा रहा है। तो फिलहाल मील, सूरज और बलवंत का अध्याय साथियों यहाँ आज हम समाप्त कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। शिरडी के पास एक साधु महाराज सतेश्वर महाराज ने कदम रखा, जो कि कहते हैं कि मृत्यु पर उनकी विजय प्राप्त है। उनके चेली चापड़ भक्त उनके महाराज के तालाब के किनारे कम से कम 50-60 लोग खड़े हैं और जय हो सतेश्वर महाराज की, जय हो सतेश्वर महाराज की नारे लगाए जा रहे हैं। और सतेश्वर महाराज ने पिछले 1 घंटे से पानी के अंदर समाधि ली हुई है। 1 घंटा बीत चुका है। कुछ लोग जो बाहर के लोग देख रहे हैं, उनके चेलों के अलावा, कि महाराज को कुछ हो तो नहीं गया, महाराज पानी में डूब तो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रखी है, महाराज को कुछ नहीं होगा। इतनी ही देर में महाराज पानी से बाहर निकलते हैं और जय हो सतेश्वर महाराज की,
जय हो सतेश्वर महाराज की। इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, नए किरदार का शिरडी में प्रवेश होने जा रहा है। नाम है सतेश्वर महाराज। बाकी मील का, मजदूरों का, सबकी समस्याएं दूर हो गई। बाबा वापस अपनी द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई में अपना ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। देख रहे हैं ध्यान में जाके कि संसार में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा, सतेश्वर महाराज की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, 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 ओम